नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर शर्मा और स्वागत है आप सभी का माई स्टडी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है तथा इस वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति व गुर्जर प्रतिहार की मंडोर शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि 6th सेंचुरी में से 10th सेंचुरी तक एडी तक इनका शासन न केवल सिर्फ राजस्थान में बल्कि उत्तरी भारत के क्षेत्र पर था। उस समय पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी गुजरात का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को गुजराता प्रदेश कहते थे तथा इस क्षेत्र पर राज करने वाले जो भी शासक थे उसे गुर्जर कहा जाता था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रतिहार के बारे में। प्रतिहार शब्द का मतलब होता है द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा 400 वर्षों तक भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर द्वारपाल के रूप में अरबी आक्रांताओं से भारत की रक्षा की गई तथा इसी वजह से इन्हें द्वारपाल या प्रतिहार कहा गया। तो इन दोनों शब्द से मिलकर इन्हें गुर्जर प्रतिहार शब्द कहा गया। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक उल्लेख हमें पुलकेशिन द्वितीय की अभिलेख से प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय जो कि बादामी के चालुक्य वंश के शासक थे, जिसने हर्षवर्धन को हराया था तथा इस विजय के उपलक्ष्य में एहोल अभिलेख की स्थापना की थी। कवि मेहनोद नेणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, जिसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल 2 शाखाएं हैं, मंडोर की शाखा व भीनमाल की शाखा। आज हम केवल मंडोर की शाखा पर बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया व अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। गुर्जर प्रतिहार के ही एक महान शासक मीर भोज हुए, जिनके द्वारा ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माण किया गया। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना गया था। फिर बात करें राजस्थान के एक महान इतिहासकार व इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड ने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी जाति कहा है। विदेशी जाति जो भी पर्टिकुलर रूप से खच्चर जाति से आए कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करें वेनसांग, जो कि चाइना के यात्री थे। वह हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। उन्होंने भीनमाल व जालोर की भी यात्रा की। तो उन्होंने व गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा था। वेनसांग की पुस्तक जिसका नाम सीयू की है, उसके अंदर गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय बताया गया है। फिर बात करें कवि चंद्रबरदाई, मेहनोद नेणसी व कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में। तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को, न सिर्फ गुर्जर प्रतिहारों को बल्कि संपूर्ण राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। उन्होंने बताया कि अग्निकुंड से 4 प्रमुख जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें से एक गुर्जर प्रतिहार भी है, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं मंडोर शाखा के बारे में। तो मंडोर शाखा की स्थापना हरीशचंद्र ने की थी। हरीशचंद्र गुजरात का एक ब्राह्मण था जो मंडोर में आकर रहने लगा था। हरीशचंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी थी व एक क्षत्रिय पत्नी थी। ये सब बात है 6th सेंचुरी की। तो ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र गुर्जर गौड़ ब्राह्मण कहलाए व जो क्षत्रिय पत्नी थी उनसे 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से भोग भट्ट, कक, रज्जिल और रद हैं। जिसमें से जो हरीशचंद्र के बाद में जो मंडोर शाखा का राजा बनता है वह रज्जिल था, और इसी शाखा को गुर्जर प्रतिहारों की सबसे पुरानी व सबसे मुख्य शाखा कहा जाता है। तो रज्जिल की बात करें, रज्जिल ने मंडोर के अंदर महामंडलेश्वर मंदिर बनाया था तथा इस मंदिर के निर्माण के लिए उनको नरहरि ब्राह्मण ने
राजा की उपाधि दी थी, वह रज्जिल ने ही मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। इन सभी के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सारे जितने भी मंडोर शाखा के जितने भी शासक हुए उनकी जानकारी केवल 3 अभिलेखों से मिलती है, जिसमें से एक मंडोर अभिलेख है तथा 2 गठियाला के अभिलेख हैं। तो इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो जो भी जानकारी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, रज्जिल का पुत्र हुआ नरभट्ट। नरभट्ट एक योद्धा था जिसकी रण कुशलता के कारण इन्हें वेनसांग, जो कि चीनी यात्री था जो उस समय भीनमाल लाया था, उसने इन पिलोपल्ली की उपाधि दी थी। पिलोपल्ली जिसका अर्थ होता है योद्धा। तो रणभट्ट को पिलोपल्ली की उपाधि वेनसांग ने दी थी। ठीक है, नरभट्ट का पुत्र फिर नागभट्ट प्रथम शासक बना। नागभट्ट प्रथम एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक अच्छा नीतिकार भी था, जिसको इतिहास में नाहड़ व नारायण का अवतार कहा गया है। नागभट्ट ने अनेक क्षेत्र विजित किए व गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्र में मिलाया। नागभट्ट ने सर्वप्रथम मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाई और फिर भीनमाल क्षेत्र को जीतने के बाद उसने मंडोर से अपनी राजधानी भीनमाल रख दी थी। वह भीनमाल के जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। वह गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भी नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। तो नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को राजधानी बनाने के बाद अपना कार्यकाल भीनमाल से ही चालू रखा। वह पीछे उसने अपने 2 पुत्र तात और भोज को मंडोर की देखभाल के लिए छोड़ दिया। भीनमाल के बाद नागभट्ट ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम के बारे में हम विस्तृत रूप से अगली वीडियो में जब भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, नागभट्ट जो कि अब भीनमाल से शासन प्रारंभ कर चुका था, पीछे उसके 2 पुत्र थे तात और भोज। तात एक सन्यासी व्यक्ति था जिसका राजपाट में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो तात बड़ा होने के बावजूद सन्यास लेकर अपने छोटे भाई भोज को राज कार्य दे देता है। भोज भोज के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो आपको सिर्फ केवल एक क्रम याद रखना है कि भोज के बाद राजा यशोवर्धन बना है, यशोवर्धन के बाद चंदुक बना है, चंदुक के बाद में शिलुक बना है। शिलुक के बारे में यह जानकारी मिलती है कि शिलुक ने वल्ल प्रदेश जो आज का जैसलमेर है उस क्षेत्र को उस टाइम पर वल्ल प्रदेश कहा जाता था। तो उस टाइम पे वल्ल प्रदेश के राजा देवराज भाटी को शिलुक ने युद्ध में हराया था। वह वल्ल प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया था और इसकी जानकारी हमें गठियाला शिलालेख में मिलती है। गठियाला शिलालेख 861 एडी का है, जिसका निर्माण आगे शासकों ने किया है, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो शिलुक के बाद में भी जो शासक आए बीच में उनकी जानकारी नहीं मिलती है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ क्रम याद रखना है। शिलुक के बाद जोटा शासक बना और उनके बाद में मिलादित्य शासक बना और उसके बाद में कक शासक बना। कक के समय कुछ ऐसी घटना घटी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कक, हमने पहले बात की थी नागभट्ट ने भीनमाल की शाखा स्टार्ट की थी, तो एक तरफ पैरेलल में तो ये मंडोर की शाखा चल रही है और दूसरी तरफ भीनमाल की शाखा चल रही है। तो भीनमाल में सर्वप्रथम नागभट्ट प्रथम शासक बना, इसके बाद में कुछ और शासक आए। तो जब मंडोर पर कक का शासक था उस समय भीनमाल पर नागभट्ट द्वितीय का शासक था, जो काफी प्रतापी शासक था, जिसने गुर्जर प्रतिहारों का शासन केवल पश्चिमी राजस्थान या फिर उत्तरी गुजरात तक सीमित न रखकर लगभग उत्तरी भारत तक फैला दिया था। और उस समय तक गुर्जर प्रतिहार व अन्य 2 वंशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था जो लगभग 100 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। त्रिपक्षीय संघर्ष दक्षिण में राष्ट्रकूट व
पूरब में पाल वंश व पश्चिम में गुर्जर प्रतिहारों के मध्य कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिस पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार हो गया था। तो इसी के चलते गुर्जर प्रतिहारों ने पाल वंश के शासक धर्मपाल पर आक्रमण किया, जिसमें कक जो कि मंडोर शाखा का शासक था उसने नागभट्ट द्वितीय की मदद की थी। कक एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ एक व्याकरण का ज्ञाता था, ज्योतिष था, तर्क व सर्व भाषा का एक ज्ञाता था। कक के बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। फिर बात करें, कक के दो पुत्र हुए, जिसमें एक बाउक था और दूसरा कक्कुक था। तो बाउक बड़ा होने के कारण बाउक प्रथम शासक बना। बाउक ने मंडोर शिलालेख की स्थापना की थी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर बात करें, हमें ये याद रखना है कि मंडोर शिलालेख की स्थापना 837 एडी के अंदर बाउक के कार्यकाल में हुई थी। बाउक के समय मंडोर पर मयूर नामक एक राजा ने आक्रमण किया था, जिसने बाउक ने इस आक्रमण को विसफल बना दिया तथा मयूर को इस युद्ध में हरा दिया था। फिर बात करें बाउक के छोटे भाई कक्कुक के बारे में। कक्कुक के शासनकाल में घटियाला शिलालेख के दोनों शिलालेख, जो भी गुर्जर प्रतिहार के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण सोर्स हैं, जिनकी स्थापना 861 एडी में हुई, जो कक्कुक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, कक्कुक एक अच्छा योद्धा था, जिसने मरु, मांड, वल्ल, त्रवणी, अज प्रदेशों को जीतने के बाद मंडोर में उनको मिला दिया था। और कक्कुक ने रोहिंग्सकूप नगर के अंदर एक विष्णु मंदिर बनाया था। यह सब जानकारी हमें घटियाला शिलालेख से मिलती है। फिर बात करें, कक्कुक के बाद में जो भी गुर्जर प्रतिहारों के राजा आए, उनके बाद में उनका कार्यकाल धीरे धीरे कम होता रहा, वो इतने प्रभावशाली नहीं थे। अब बात करें मंडोर शाखा के अंत के बारे में, तो लगभग 12th सेंचुरी के आखिरी में जब मंडोर पर इंदा प्रतिहार का शासन था, उस समय विदेशी हमले, क्योंकि उस समय तक लगभग भारत के सभी क्षेत्रों पर मुस्लिमों का शासन हो गया था, वह मुस्लिम लगातार जितने भी हिंदू शासक थे उन पर हमला कर रहे थे। तो उस समय इंदा प्रतिहार जो कि मंडोर के शासक थे, पर लगातार सभी दिशाओं से विदेशी हमले हो रहे थे। तो उससे तंग आकर इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह राव वीरमदेव के पुत्र राव चूड़ा से 1395 में करके मंडोर को राव चूड़ा को दहेज में दे दिया था। अब राठौड़ों की बात करें तो राठौड़ों का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं अपन। तो राठौड़, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज को युद्ध में हराने के बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। तो कन्नौज के जो हारे हुए शासक थे, वो इस क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पश्चिमी राजस्थान में आकर बस गए थे। वह धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। तो इसी में जब प्रतिहारों का प्रभाव थोड़ा कम पड़ा, तो पश्चिमी राजस्थान पर राठौड़ों ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इस तरह गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंत हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों की जो अन्य शाखाएं हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भीनमाल शाखा है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे इस आईडी पर फॉलो करें। इस लेक्चर का आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबा दिए। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।